दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश के सामने ऐसी चाल चल दी है जिसकी उम्मीद शायद ढाका ने सपने में भी नहीं की थी। अब तक चुप रहने वाली सरकार ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसने बांग्लादेश के पैरों तले जमीन खिसका दी। सबसे बड़ा झटका वहीं से लगा जहां से बांग्लादेश को सबसे ज्यादा भरोसा था। भारत ने धीरे धीरे उन रेल लाइनों पर काम रोकना शुरू कर दिया जिनसे ढाका को सीधा फायदा मिलता था। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। चिकन नेक को लेकर जो बयानबाजी हुई थी, उसका जवाब भारत ने अलग अंदाज में देने का मन बना लिया है। नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए नए रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब सिर्फ एक पतली पट्टी नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में इसे मजबूत सैन्य ठिकाने की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी अगर कल को बांग्लादेश चीन से हथियार ले भी ले या पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर कोई चाल चले, तब भी भारत के सामने टिकना आसान नहीं होगा। खबरों के मुताबिक भारत ने करीब 5,000 करोड़ की रेल योजनाओं पर रोक लगाने का फैसला कर लिया है। यही वो प्रोजेक्ट थे जिनसे नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचना आसान होना था और चिकन नेक पर दबाव कम होना था। अब बड़ा सवाल ये है कि भारत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? इसके पीछे असली वजह क्या है? यही चीज हम आपको आगे बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हैं तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए तो बस एक क्लिक है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस रेल योजना का प्लान कुछ ऐसा था कि 3 बड़े कॉरिडोर बनाए जाने थे। ये कॉरिडोर भारत से होकर सीधे बांग्लादेश से जुड़ते और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक आसान रास्ता देते। ये प्रोजेक्ट सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होता। क्यों? वजह साफ है। भारत और बांग्लादेश के बीच अरबों डॉलर का कारोबार होता है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। दुनिया भर में जो कपड़े बांग्लादेश बनाकर बेचता है, उनका बड़ा हिस्सा भारत के रास्ते से ही बाहर जाता है। अभी तक ढाका को ये माल ट्रकों के जरिए भारत लाना पड़ता है और फिर हमारे पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स से एक्सपोर्ट करना होता है। ये पूरा प्रोसेस काफी लंबा और समय लेने वाला था। सोचिए, अगर भारत की ये एडवांस रेल कनेक्टिविटी पूरी हो जाती तो बांग्लादेश का माल सीधे हमारे समुद्री बंदरगाहों तक पहुंच जाता। फायदा ये होता कि जो सामान दुनिया तक पहुंचने में 3 से 4 हफ्ते लगाता, वही सिर्फ 8 से 10 दिन में पहुंच जाता। यानी मामला दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा था। भारत को आसान कनेक्शन और बांग्लादेश को तेज ट्रेड का रास्ता। लेकिन यहीं सबसे बड़ी गलती कर गए मोहम्मद यूनुस। भारत के खिलाफ बयानबाजी करके उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब नतीजा साफ है, भारत ने सीधे सीधे जवाब देना शुरू कर दिया है। कभी कपास की सप्लाई रोकने का फैसला, तो कभी उन प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक लगाना जिनसे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता। इन्हीं में से एक अहम प्रोजेक्ट था अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। करीब 12.5 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में 6.78 किलोमीटर हिस्सा बांग्लादेश में और बाकी 5.5 किलोमीटर त्रिपुरा में आता है। भारत यहां लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च करने वाला था ताकि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी और तेज हो सके। मगर मौजूदा हालात में इस काम पर भी पूरी तरह ब्रेक लग चुका है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या बांग्लादेश ने अपने ही सबसे मजबूत सप्लाई चेन को खुद बर्बाद करने की गलती कर दी है? अब जरा सोचिए, बांग्लादेश को इन प्रोजेक्ट से कितना बड़ा फायदा मिलने वाला था। मसलन एक बड़ी योजना थी खुलना से मोंगला पोर्ट तक नई रेल लाइन बिछाने की। करीब 3,300 करोड़ की लागत, 65 किलोमीटर लंबा ट्रैक और मकसद देश के सबसे अहम पोर्ट को सीधे रेलवे नेटवर्क से जोड़ना। अगर ये लाइन पूरी हो जाती तो बांग्लादेश का समुद्री व्यापार कई गुना तेज हो जाता। इसके बाद आता है ढाका टोंगी जयदेवपुर विस्तार प्रोजेक्ट। शुरुआत शानदार रही और 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य भी तय किया गया था। लेकिन बीच में ही काम अटक गया। आधा काम हो चुका था, फिर भी मशीनें रुक गईं। सबसे हैरानी की बात यह कि इस पर भारत की तरफ से 10,400 करोड़ की मदद लगी थी और एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें पार्टनर था। इसके बावजूद प्रोजेक्ट की रफ्तार वहीं थम गई। यहीं से मामला और पेचीदा हो गया।
सिर्फ यही 3 मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं थे, 5 और नई रेल योजनाएं भी पाइपलाइन में थीं। उनका सर्वे, डीपीआर और तकनीकी जांच तकरीबन पूरी हो चुकी थी। बस जमीनी स्तर पर काम शुरू होना बाकी था। लेकिन अचानक भारत ने सभी 8 प्रोजेक्ट्स पर ताला जड़ दिया। यानी जो 3 प्रोजेक्ट चल रहे थे वो भी थम गए और जो 5 आने वाले थे वो भी अब इतिहास बन गए। भारत ने नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच आसान बनाने के लिए अब एक बिल्कुल नया रास्ता चुन लिया है। आने वाले वक्त में ऐसे रेल और रोड कॉरिडोर तैयार होंगे जो नेपाल से शुरू होकर सिक्किम और फिर भूटान को पार करते हुए सीधे नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचेंगे। अब सवाल है, इसका सबसे बड़ा असर कहां पड़ेगा? अब तक नॉर्थ ईस्ट सिर्फ एक पतली सी पट्टी यानी चिकन नेक से जुड़ा हुआ था, लेकिन नई योजना के बाद यही इलाका भारत की सैन्य रणनीति का बड़ा हब बन जाएगा। वहीं नागरिक कनेक्टिविटी के लिए दूसरे वैकल्पिक रास्ते होंगे। भूटान के लिए तो ये प्लान किसी वरदान से कम नहीं। उसके टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भारत के जरिए सीधे इंटरनेशनल मार्केट तक जाने का सुनहरा मौका मिलेगा। लेकिन हर अच्छी खबर के साथ मुश्किलें भी आती हैं। चीन इस प्रोजेक्ट का विरोध करेगा, ये लगभग तय है। और सबसे मुश्किल मोर्चा है नेपाल। वहां की राजनीति अक्सर अस्थिर रहती है और वही भारत के इस मास्टर प्लान की स्पीड को धीमा कर सकती है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि नेपाल को भी इस नई रेल योजना से सीधा फायदा होगा। यही वजह है कि भले ही प्रोजेक्ट पूरा होने में वक्त लगे, लेकिन इसे मंजूरी मिलना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है, भारत ने बांग्लादेश के साथ इतने बड़े प्रोजेक्ट अचानक रोक क्यों दिए? सबसे पहला कारण है जियोपॉलिटिकल टकराव। ढाका हर मुद्दे पर भारत को सीधे सीधे जवाब देने की कोशिश कर रहा था और अब दिल्ली ने भी उसी अंदाज में पलटवार करना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश की राजनीति में हाल ही में बड़ा बदलाव हुआ। शेख हसीना की सरकार गिर गई और सत्ता मोहम्मद यूनुस के हाथों में आ गई। सत्ता संभालते ही यूनुस ने खुलकर भारत विरोधी रवैया दिखाना शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि देश में हिंसा के दौरान हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यूनुस न तो इस हिंसा को रोक पाए और न ही रोकने की कोशिश की। उल्टा माना जाता है कि उन्होंने जमात-ए-इस्लामी जैसी कट्टरपंथी ताकतों को खुश करने के लिए इन घटनाओं को नजरअंदाज कर दिया। इन हालातों ने भारत को साफ संदेश दे दिया कि अब बांग्लादेश के साथ पुराने अंदाज में रिश्ते निभाना आसान नहीं है। नतीजा ये हुआ कि भारत ने सख्त रुख अपनाया और धीरे धीरे कई प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। लेकिन अब यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारत नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच बनाने के लिए नेपाल और भूटान का सहारा लेना चाहता है। क्या ये रणनीति सही है, या फिर भारत को सीधे अपने चिकन नेक को ही एडवांस टेक्नोलॉजी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से अपग्रेड करना चाहिए? आखिर दोनों रास्तों में से कौन सा विकल्प ज्यादा सुरक्षित और समझदारी भरा होगा? सिलीगुड़ी का विस्तार या फिर पड़ोसी देशों के रास्ते नई कनेक्टिविटी? दोस्तों, इस सवाल पर आपकी राय बेहद अहम है। नीचे कमेंट में जरूर लिखकर बताइए कि आपके हिसाब से भारत के लिए सबसे कारगर विकल्प कौन सा रहेगा। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी रिपोर्ट, जिसे हमने ढेर सारी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा है। अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।